हेलो फ्रेंड्स, तो डिस्कस करेंगे पेडागोजी अभ्यास सीरीज है फॉर सीनियर टीचिंग एग्जाम्स। कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि पेपर में ऐसे ही आते हैं, मिक्स्ड एंड मैच, मुश्किल आसान मॉडरेट क्वेश्चंस का। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे ही क्योंकि आपको सेशन आएगा पसंद। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि कौन सा एक विकास का सिद्धांत है जो ये मानेगा या सजेस्ट करेगा कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, आपका हाथ पैर दिमाग शरीर व्हाटएवर इट इज, बॉडी पार्ट्स जो है वो अलग अलग रेट पे डेवलप करते हैं, यानी डिफरेंट रेट होता है, डेवलपमेंट की जो दर है वो विभिन्न है। ठीक, ये कौन सा एक प्रिंसिपल यहाँ पे सुझाव देगा? 76% लोग कह रहे हैं डी। चलिए देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। देखो डेवलपमेंट, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स ये था, कई सारे लोगों ने ए ऑप्शन चूज कर लिया था जब उनको कम टाइम मिला था, तो उन्होंने यूनिडायमेंशनल कर लिया। देखो यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे की भलाई मल्टी में है ना कि यूनि में। हमेशा याद रखिएगा 99.9% जगह पे ये चीज आपके काम आएगी, ये फंडा है। यूनि मतलब सिंगल, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन हो, यूनिडायमेंशनल हो, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है क्योंकि बच्चे जब मल्टीपल तरह के हैं तो यूनि से काम थोड़ी चलेगा। यूनि मतलब सेम सिंगल, तो मल्टी डायमेंशनल हो तब तो समझ आता है। बहुआयामी होना चाहिए, विकास जो है वो बहुआयामी है, ना कि सिंगल आयाम है या एक आयामी है। सिर्फ एक पक्ष में थोड़ी होता है कि शरीर बढ़ रहा है तो शरीर ही बढ़ेगा, दिमाग भी है, सामाजिक विकास भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, उसमें मॉरल भी आ जाएगा, उसमें लैंग्वेज भी आएगा। तो बेसिकली यूनिडायमेंशनल नहीं होता, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल डेवलप। और इसीलिए हम मल्टी लिंगुअलिज्म की बात करते हैं, इसीलिए हम बात करते हैं आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, क्योंकि हमारा मल्टीपल तरह से जो है डेवलपमेंट है, मल्टी डायमेंशनल है, कई सारी डायमेंशंस हैं। इसीलिए हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हम दें, बेसिकली यूनि को हटा के मल्टी लाना है, ये याद रखिएगा पूरे पेडागोजी में। डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। अगेन भाई डायरेक्शन ना तो यूनि डायरेक्शन भी नहीं हो सकती और डायमेंशन भी नहीं हो सकती। डायरेक्शन है कि एक ही दिशा है, एक ही दिशा में बढ़ेगा। डायमेंशन है कि बाकी प्रकार नहीं है, सभी प्रकार हैं, कई प्रकार हैं। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये दुनिया में कोई भी नहीं कहेगा। मतलब कुछ लोग हैं जो स्टेजेस की बात करते हैं, उनके अलावा जनरली अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया है। वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, यानी गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी समाप्त नहीं होता। तो डी ऑप्शन ही बचता है हमारे पास एक सही उत्तर। पढ़ लेते हैं क्यों है सही। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी जो विकास की दिशा है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, सेंटर टू आउटवर्ड जाती है, केंद्र से पेरिफेरी यानी सीमाओं की ओर जाती है। कि बच्चा पहले आप हाथ में कोई कैच भी लेंगे तो पूरे हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में पेन भी पकड़ेगा तो पूरे हाथों से पकड़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा इस दो फिंगर से भी वो उठाना शुरू कर देगा। दैट मींस जो डायरेक्शन है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल है। और सेफेलोकॉर्डल भी, सेफेलोकॉर्डल क्या, सर से पैर तक जाएगा विकास, हेड टू टो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा पहले अपना सर संभालना शुरू करता है, फिर गर्दन, फिर बाकी के बॉडी पार्ट्स और फिर खड़ा होना शुरू करेगा, तो सर से पैर तक जाता है। तो ये दोनों ही दिशाएं हैं, बाकी तीन जो है वो बिल्कुल भी सही बात डेवलपमेंट के विषय में नहीं है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी ट्वीक की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कल आप लोगों ने बहुत क्वेश्चंस गलत किए हैं, आप लोग कमेंट्स में बोल भी रहे थे, और यही गलतियां हमें हटानी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो बच्चों का विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में काम करता है, बात तो ठीक है। फिर है चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, यानी बचपन या बाल्यावस्था वह अवधि है जिसको 10 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। फिर है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस, यानी बच्चों की जो सोच है, जो चिंतन है, वो प्रभावित नहीं होता समाज में इंटरेक्ट करने से। क्यों नहीं होता भाई, जब आप 4 लोगों से मिलेंगे दिमाग भी आपका उनसे प्रभावित होगा ही होगा, कुछ हद तक तो होगा ही, तो ये नहीं कह सकते। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोनली डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक्स, ऐसा भी नहीं है सिर्फ जीन्स या हेरिडिटी या आनुवंशिकता से ही प्रभावित होता हो, वातावरण का भी अहम रोल है। तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए। बात रही 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस की, तो ऐसे तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग स्टेजेस हैं। रॉस ने 8 दी है, कोई और 4 देगा, कोई 3 देगा, तो ये तो कोई एक यूनिवर्सल बात नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 93% लोग आप लोग दे भी रहे हैं। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चों का विकास होता है। कैसे भाई, जिस समाज में जिस संस्कृति से वो हैं ऐसे ही लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, ऐसे ही किताबें पढ़ेंगे, ऐसे ही भजन सुनेंगे, गाने सुनेंगे, कुरान पढ़ेंगे, व्हाटएवर इट इज, जो भी उनका सोसाइटी और कल्चर है उसी परिप्रेक्ष्य में उनका विकास होगा। ये बात बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। वाइगॉस्की भी ऐसा ही मानते हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड, यानी कि आनुवंशिकता
देखिए, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस, यानी कि आनुवंशिक विन्यास से पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, जो पहले से ही निर्धारित हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो टाइम के साथ जब सामने आते हैं तो उसको क्या कहते हैं। पता नहीं कितनी बार हमने डिस्कस किया ये चीज कि जब टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। हाथ पैर आपके जन्म से थे, बट वो चलना फिरना दौड़ना कब शुरू किया उन्होंने जब मैच्योरिटी आई, जब परिपक्वता आई। और ये परिपक्वता या मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि किससे आनुवंशिकता से प्रभावित होती है जो मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि 4 किताब पढ़ के आ गई, उसका भी प्रभाव पड़ सकता है, बट इस पे ट्रेनिंग का ऐसा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाले जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैच्योरिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक्टिव होना प्यूबर्टी में, वो क्या है, मैच्योरिटी की वजह से हुए, एज के साथ आया है, ठीक है। और हमारे अंदर हमारे जेनेटिक कोड में वो था, ठीक है, जेनेटिक कोड में वो हमारे था कि आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो मैच्योरिटी से आएगा, वो एज के साथ आएगा। हमारी हेरिडिटी में वो कोडेड है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम कोडेड है, उसी तरह से हमारे जेनेटिक्स में कोडेड है वो चीज कि हम ये कर सकते हैं, बट टाइम के साथ अनफोल्ड होगा। आप देखते हैं बच्चा चलना शुरू कर दिया, फिर दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, है ना, उसका फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, पेन पकड़ता है तो अच्छे से ड्रॉ करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैच्योरिटी आ गई है उंगलियों में भी। तो अडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन इसको नहीं कहते। लर्निंग बेसिकली एफर्ट और प्रैक्टिस से आती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को। डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कौन सा एक प्राथमिक कारक है सामाजिकरण का और कौन सा एक सेकेंडरी है। बताइए। प्राइमरी के नाम पे आपको सिंपल पता है, परिवार परिवार परिवार। एनी डे फैमिली इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, है ना। हम सभी ये बात बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। किसी को भी दिक्कत हो रही हो तो बता देना। ये विक्की कौशल का ऐड आ रहा है मेरे सामने, मैं अपनी वीडियो देख रही हूँ, तो खैर आ जाओ फटाफट से बताओ। 4th का ए, ज्यादातर लोगों की नजर में 4th का ए इज द राइट आंसर। मतलब फैमिली इज अ प्राइमरी, फैमिली यानी परिवार इज अ प्राइमरी एंड स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंट। स्कूल क्या होगा, सेकेंडरी होगा, ठीक। मीडिया सेकेंडरी होता है, फैमिली प्राइमरी। तो ये तो ऑपोजिट हो गया भाई। पहले क्या पूछा है, पहले पूछा है प्राइमरी तो फैमिली है, सेकेंडरी क्या है, स्कूल। पहले पूछा है प्राइमरी, स्कूल तो प्राइमरी नहीं हो सकता, मीडिया प्राइमरी नहीं हो सकता, मीडिया प्राइमरी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है समझिए थोड़ा सा, है ना, समझने का कीजिए प्रयास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 year old children's moral decisions, यानी 7 से 8 वर्ष का बच्चा जो कि प्राइमरी स्कूल में होगा, है ना, उसके मॉरल डिसीजंस का, उसके नैतिक निर्णयों का आधार क्या होगा। कि मान लो वो झूठ ना बोले या वो चोरी ना करे, ये वो क्या सोच के करेगा कि चोरी करना खराब बात होती है ना, हमारा अधिकार नहीं है किसी और की चीज पे, ये सब सोचेगा वो नहीं। पहली ही स्टेज में होगा प्राइमरी क्लास का बच्चा, वो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञा पालन, जो कि पहली स्टेज है किसकी, मॉरल डेवलपमेंट की, कोहलबर्ग की, है ना। फिर उसके बाद आपका म्यूचुअल गिव एंड टेक आ जाता है, ठीक। तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करता है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मम्मी डांट लगाएंगी या फिर टीचर से पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए वो आज्ञा का पालन करता है। उसके मॉरल डिसीजंस पनिशमेंट और ओबीडियंस बेस्ड होते हैं, राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू, सीरिएशन याद कीजिए, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। CCS यूनिवर्सिटी का भी आपको एग्जांपल दिया था चौधरी चरण सिंह। CCS क्या है यहाँ पे, कंजर्वेशन और क्या था, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। कंजर्वेशन बोले तो संरक्षण, कि बच्चे को समझ में आ जाएगा कि शेप और साइज चेंज होने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्वांटिटी चेंज नहीं होती। 500 ml पानी है, उसको आप ट्रक में डालो, आप टब में डालो, आप बाल्टी में डालो, चाहे एक बॉटल में रखो, 500 ml ही रहेगा। दिस इज कंजर्वेशन, ठीक। क्लासिफिकेशन क्या है कि वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चीजों को कैटेगराइज करने लग जाएगा
तीसरी चीज है सीरिएशन, यानी सीरीज में लगाने लग जाएगा, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये कब आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में CCS आ जाता है, जो कि थर्ड स्टेज है। ठीक, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन फॉर एग्जाम्पल लेंथ, यानी मान लीजिए यहां हमारे पास 3 पेन हैं, तो बच्चों को पता है कि ये सबसे छोटा है लेंथ वाइज, ये इसके बाद, फिर ये इसके बाद। ये क्या सीरिएशन में लगाना आ गया, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना आ गया किसी एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे, चाहे वो कलर के बेसिस पे हो, चाहे वो लेंथ के बेसिस पे हो। 66% आंसर्स ही सही आ रहे हैं इसमें, तो आपके 90% से ज्यादा आंसर्स सही आने चाहिए थे। ठीक, द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, इसको हम कहते हैं कि ईगोसेंट्रिज्म जा रहा है, इसको सीरिएशन नहीं कह सकते, कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को अब वो समझने लगा है, दैट मीन्स उसमें ईगोसेंट्रिज्म की जो मात्रा है वो हो गई है कम। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है हमें। आगे बढ़े। आ नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग का यहां दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, ऐसा भी ये नहीं है, कोई मैपिंग की स्किल तो यहां आ नहीं रही है। तो सिंपल है, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन फॉर एग्जांपल लेंथ, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना आसान भाषा में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Nasima, a 5-year-old, is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. यानी एक 5 साल की बच्ची है जिसका नाम है नसीमा। ठीक, उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा मानती है, रोलिंग आउट अ बॉल ऑफ क्ले, यानी चिकनी मिट्टी के गोले को, जो वो क्ले नहीं होता जिससे बच्चे कोई भी शेप बनाते रहते हैं, है ना, उसको दबाकर लंबा कर देने से, उस बॉल ऑफ क्ले को ऐसे लंबा कर देने से वो क्ले की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। यानी अभी क्ले जो है वो इतना है, मान लीजिए एक गोले के शेप में, एक सर्कल के शेप में, और उसको अगर शेप देकर के लंबा बना दिया, दैट मीन्स उसकी मात्रा बढ़ गई, है ना, वो बड़ा हो गया। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड हर थिंकिंग, जीन पियाजे के अनुसार ऐसा सोचना कि मात्रा बढ़ गई, ये जो क्ले इतनी थी उसको सांप के रूप में परिवर्तित कर दिया तो वो ज्यादा बन गई क्ले, मतलब ये कम है और इसको जब फैला दिया गया तो ये ज्यादा बन गई। क्या है ये? एनिमिस्टिक थिंकिंग है, सेंट्रेशन है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है। अब जिन्होंने रट्टे लगाए हैं वो सीधा सीधा आंसर कह रहे हैं कि ये है एनिमिस्टिक थिंकिंग। बच्चे ने ये नहीं कहा कि जो स्नेक है वो रियल बन गया, है ना, जो क्ले का स्नेक है वो रियल है, ये नहीं कहा उसने कहीं भी। एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है जीववाद, जब आप निर्जीव चीज को भी सजीव समझते हैं, कि इस बोर्ड से अगर मुझे चोट लग जाए तो मैं भी इसको 2 थप्पड़ लगाऊं। और वो जो चींटी मर गई वाला एग्जांपल हम यूज करते थे कि बच्चा धूल में गिर जाता था बचपन में, तो माँ बाप कहते हैं अरे मतलब कोई बात नहीं, चींटी मर गई होंगी। या फिर टेबल से चोट लग गई तो उस टेबल को 2 बार थप्पड़ लगा दिया तो बच्चे को लगता है हाँ इसे भी चोट लगी होगी, मतलब वो निर्जीव चीज को भी सजीव समझेगा। ये है एनिमिस्टिक थिंकिंग। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बच्चे ने ये नहीं कहा कि सांप रियल है, स्नेक जो है वो रियल है। दिस इज सेंट्रेशन, प्योर सेंट्रेशन, केंद्रीयता कहते हैं इसको। बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। सबने गलत आंसर दिए, सिर्फ 13% लोग सही दे रहे थे, अभी 19 हो गया बढ़ करके। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो 11 साल के बाद आएगी, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट लगेगा, कहीं एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा आपके लिए, है ना। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस होता है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए इज टॉलेस्ट या टॉलर देन बी एंड सी, या ए इज टॉलेस्ट। ठीक, तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी। इतना बेसिक अगर हम आंसर गलत करेंगे तो कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओ, बताओ एक बार। ठीक है, सेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन क्या है? जब उसको ये समझ में आ जाए कि ये क्ले इतनी ही रहेगी, चाहे मैं इसे सांप बनाऊं, तूफान बना दूं, कुछ और बना दूं, ट्रक बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा उतनी ही रहेगी। सेंट्रेशन की वजह से ही कंजर्वेशन नहीं आ पाता है, क्योंकि सारा ध्यान बच्चे का एक प्रॉपर्टी पे ही है किसी चीज की। अगर लंबाई पे ध्यान है तो लंबाई पे ही है, वो ये नहीं देख पा रहा कि मात्रा तो उतनी ही है। Lev Vygotsky offered a theory of cognitive development along the principle of, यानी Vygotsky ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किस एक सिद्धांत के आधार पे या किस एक अप्रोच के बेसिस पे? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस या यूनिवर्सलिज्म? बताइए, सिंपल आंसर क्या है इसका? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद। क्योंकि वाइगॉस्की क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, संरचनावादी हैं, जो मानते हैं कि नॉलेज को एक्टिवली समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके क्या किया जा सकता है? क्रिएट किया जा सकता है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। यानी बच्चा अपने समाज संस्कृति से सीखता है, अन्योन्य क्रिया करके, अंतः क्रिया करके। ठीक है जी बात। तो सामाजिक संरचना क्लियर है बात। बिहेवियरिज्म तो व्यवहारवाद की बात तो वाइगॉस्की दूर दूर तक नहीं करेंगे। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, हल, टॉलमैन, और क्या पढ़ रहे थे हम, गुथरी, ये लोग हैं जो बिहेवियरिज्म को फॉलो करते हैं। जेबी वॉटसन। ठीक, साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रॉइड आ जाएंगे, कार्ल गुस्ताव युंग आ जाएंगे, एडलर वगैरह। फिर आता है यूनिवर्सलिज्म, जिसकी बात हम कभी करते ही नहीं है। ठीक,
तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। Which of the following is the term used by Lev Vygotsky to describe child's act of speaking to herself? यानी लेव वाइगोस्की, एक बच्चा जो खुद से ही बातें कर रहा है बोल बोल करके, खुद से ही कर रहा है बातें बोल बोल करके बच्चा, इसको वाइगोस्की क्या कहेंगे? खुद से बातें करना, सेल्फ टॉक, है ना। वो गाना याद कर लो, वो विलेन का कौन सा गाना था वो, कोई तो था भाई, एक रात, है ना। वो टोटल प्राइवेट टॉक है ना, टोटल प्राइवेट स्पीच है, सेल्फ टॉक है। ठीक, प्राइवेट स्पीच कब है? जब बच्चा किसी और से बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मन में बात कर रहा हो, वो बोल बोल करके खुद से बातें कर रहा है। अरे वो मेरी वो वाली ट्रेन कहाँ गई? अरे हिमांशी यार तुम भी ना कैसी हरकतें करती हो, है ना, पागल ही हो एकदम, खुद से बातें कर रहे हो आप। ठीक, पेपर में जाकर के याद कर रहे हो, अरे ये बताया तो था, खुद से ही बातें कर रहे हो। दिस इज प्राइवेट स्पीच, मन में नहीं बोल रहे हो, बाहर बोल रहे हो। ठीक है, प्राइवेट स्पीच यानी खुद से बात करना, सेल्फ टॉक। टॉक अलाउड तो फिर सोशल स्पीच हो गया कि आप बाहर बोल बोल के किसी और से बात कर रहे हो। ठीक है, स्कैफोल्डिंग ये तो टेम्परेरी हेल्प है। ईगो सेंट्रिज्म की बात प्याजे करते हैं, ये ईगो सेंट्रिक स्पीच होती यदि प्याजे के अनुसार पूछा होता। अगर प्याजे के अकॉर्डिंग पूछे तो इसको ईगो सेंट्रिज्म कहेंगे या ईगो सेंट्रिक स्पीच कहेंगे। वाइगोस्की के अनुसार दिस इज प्राइवेट स्पीच एंड इट हेल्प्स इन डायरेक्टिंग वंस थॉट, यानी बच्चे के थॉट को सेल्फ डायरेक्शन के लिए, स्व निर्देशन के लिए काम आता है कि हम खुद को बोल बोल के दिशा देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है? जहां एक्टिविटी सेंटर्ड हो जो क्लास, जो लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करे, जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, जो बच्चे को केंद्र में रखे। इसकी बात कौन करता है? जॉन डूई बात करते हैं इसकी, है ना, जिनको हम जॉन डीवी भी कह रहे हैं, जिन्होंने लैब स्कूल्स खोले शिकागो में, अमेरिका के। ठीक, 19वीं सेंचुरी में। फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्रोग्रेसिव स्कूल। देखो ड्रिल एंड प्रैक्टिस में कितना एक्टिव है बच्चा, बस वो 2 एकम 2 2 दूनी 4 कर रहा है, एबीसीडी मतलब सेम चीज को रिपीट करना ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, आप बच्चे की जो एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग है वो नहीं करना, फिक्स्ड नहीं करना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। मिक्स्ड ग्रुपिंग होनी चाहिए, अगर हो रही है तो हेट्रोजेनस ग्रुप में डालो उसको, ना कि सेम फिक्स्ड ग्रुप में। कोलैबोरेटिव लर्निंग, बिल्कुल सही बात है कि जहां बच्चे ग्रुप में कोलैब करके, कोऑपरेट करके एक दूसरे से सीख रहे होंगे, एक्टिव है बच्चा, जहां एक्टिव है वही सही उत्तर है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की बात यहां नहीं होती, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 84% लोग सही जवाब दे रहे हैं। देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इसके अलावा बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे।